मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो वो किस तरह का बिहेव करेगा, कैसा वो क्या उत्पन्न कर सकता है, टार्क लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अगर उसे हम उसी तरह थोड़ा सा ओरिएंटेट कर दें, उसे घुमा दें, तो उस पर वर्क किया जाएगा कि नहीं, उसकी एनर्जी कितनी होगी, और अगर वो घूमता है तो उसमें टाइम पीरियड कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग पिछले जो वीडियो में हमने पढ़ा था, उसमें पढ़ा ये था कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल अगर है तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर वो एक अकेला इलेक्ट्रिक डायपोल है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इसके साथ साथ भाई कि अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह से बना सकता, बहुत तरीकों से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता। अब बारी ये है कि उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा टोटल, और उसके पर टार्क कितना लगेगा, तो हम लोग ये स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टडी करेंगे कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, फिर उसके बाद टार्क। ओके, आइए हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एक ऐसी हो गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या कर दिया है, रख दिया है। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डायपोल बोले तो भाई ना इसी का नाम दे दो ए, चलो यहां हमने बी कर दिया। ये माइनस क्यू चार्ज इस पर, और ये है जो प्लस क्यू चार्ज है। इनकी जो टोटल लेंथ होती है वो 2l लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि वो 2l लेते हैं, उसका हाफ करने के लिए समथिंग हो। इसके बाद अब जैसे ही इनको हमने किसी एंगल पर रखा है, इनको सपोज दैट जो एंगल है कितना है बता दें भाई, एंगल कितना है, इसको हमने थीटा एंगल पर रखा। अब ये थीटा एंगल पे जैसे ही रखा गया, क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव था उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इस पे फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। तो इस फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ऐसा होगा पॉजिटिव। यहां पर नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगा दिया। इसका नाम कुछ F1 F2 कर लो, बाद में पता चलेगा दोनों इक्वल ही है। इस फोर्स माइनस क्यू ई, इतना फोर्स लगता है। अब इस पे नेट फोर्स कितना है ये हम देखेंगे। तो भाई क्या पहले पता चले कि फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज ये कहां पर रखा गया है, एट ए। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे F1, ए नहीं बल्कि ये बी पर है। और ये फोर्स कितना लग रहा है इस पे बताइए, F1 इज इक्वल टू क्यू ई, ऐसा। फिर बताओ भाई इस पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज कितना, एट इसको हमने बी पर ए पर रखा है, ये है F2 बराबर माइनस क्यू इंटू ई। अब भाई बारी ये है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेट चार्ज कितना है, तो हम इस पे निकालेंगे कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसे आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए हो, रख दिए हो। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितना फोर्स होगा, तो आप फोर्स को क्या करना है यार, ऐड कर देना है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आप इसकी वैल्यू कितना, क्यू ई, और ये भाई माइनस क्यू ई है ना, तो टोटल फोर्स कितना हो गया इस पे,
टोटल फोर्स हो गया भाई 0। ओके, अब यहां पर इस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो कितना है? 0 है, यानी कि इस पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं। और कहीं पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे, ये दो फोर्स हैं, इनका नाम F1 और ये F2, इक्वल है, अपोजिट है और पैरेलल है। तो यार अगर ये पैरेलल है ना भाई, तो ये टार्क प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ये देखो इधर लेके जाना चाहेगा, ये इसको इधर लेके जाना चाहेगा, तो ये ऐसे घूमेगा, यानी कि इसमें टार्क आएगा, टार्क आ सकता। तो वही टार्क हम लोग निकालते हैं नंबर 2 पॉइंट करके। तो इसमें हम लोग टार्क निकालते हैं भाई। इसका टार्क कितना होगा आइए देखते हैं। तो भाई इसमें टार्क निकाला है। टार्क निकालने के लिए हम टार्क जो होता है किसी के लिए, तो टार्क टाउ इक्वल टू होता है फोर्स और इसके बाद भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इसका कितना है? 2 फोर्स में से एक फोर्स ले लीजिए। फोर्स आपने ले लिया कितना भाई? QE इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बारी है, उसे समझते हैं। अगर ये पोर्शन पूरा ऐसा घूम जाएगा तो वो कितना डिस्टेंस घुमा है? यहां से ऐसे, तो ये इतनी डिस्टेंस क्या करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिएंटेट होगा ऐसे, राइट? इतनी डिस्टेंस क्या करेगा? घूमेगा। एक्चुअली इसमें होता इस तरह का, ये यहां से यहां तक आएगा, जैसे कि यहां मैं बता दूं, ये वाला पोर्शन ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन यहां आएगा, यानी कि ये चलकर यहां आ गया और ये चलकर कहां चला गया? यहां। तो ये इसकी नॉर्मल डिस्टेंस इतनी होगी और भाई इसकी जो नॉर्मल डिस्टेंस इतनी होगी, तो ये और ये आप जोड़ दियो तो टोटल डिस्टेंस इतनी वो क्या किया है? ओरिएंटेट हुआ है। ध्यान से फिर समझिए इस बात को। जब ये यहां से घूमकर ऐसे होगा ना, तो इतनी डिस्टेंस यहां तक, ये वाली डिस्टेंस जो आपको दिख रही है, इतनी वो ऊपर की तरफ करेगा। फिर यहां इतनी डिस्टेंस जो ये दिख रही है आपको, ये वाला, ये इस तरह से, तो इतनी मतलब वर्टिकल डिस्टेंस इसने क्या किया है? कवर किया है। तो इसको और इसको ऐड किया जाती है टोटल डिस्टेंस, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस। ओके, थीटा से लगा हुआ ये तो हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस नहीं होगा, थीटा से लगा हुआ परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर इसका आएगा 2l साइन थीटा। ओके, तो यहां आ जाएगा भाई 2l साइन थीटा। इट मीन्स इसको बेचारे को इसके घर पर पहुंचा दियो, यानी कि इस 2l को Q के पास भेजिए, ये इसके बिना नहीं रह पा रहा है। यहां आएगा E साइन थीटा, इसे तो हम पहचानते ही हैं यार, ये यही होता है, E इक्वल टू Q इंटू 2l, ऐसा होता है। तो हम इसको कर लेते हैं, ये आ जाएगा PE साइन थीटा, ये कौन है भाई? टाउ के बराबर, यानी कि इतना टार्क इसमें प्रोड्यूस होगा, इतना टार्क लगेगा। अच्छा, ये टार्क जो है क्या इस तरह का लग रहा है? हम जानते हैं कि AB साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होता है इस तरह का। तो ये भी वेक्टर फॉर्म में क्या होगा भाई? इन वेक्टर फॉर्म, ये आ जाएगा टार्क, वेक्टर फॉर्म में आ गया। इसके बाद यहां पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो कहीं पर मिल गया E क्रॉस P, तो उसे भी सोचते हैं वही चीज है। नहीं भाई, इसमें P क्रॉस E होता है, ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हम लोग चेक करते हैं, ये अगर किसी एक प्लेन में है, कौन? P और E, अगर ये किसी प्लेन में है तो हम क्या करते हैं
कि इसके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन होगा, इसका टार्क टाउ होगा। इसका जो टार्क है टाउ, ये इसके परपेंडिकुलर में होगा। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा आगे, कुछ स्पेशल केस कर लेते हैं। आइए इसे मिटा देते हैं भाई, इनके लिए हम स्पेशल केस करेंगे। तो आइए इनकी स्पेशल केस को समझते हैं। पहली चीज कि अगर थीटा की वैल्यू केस नंबर 1 भाई, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो भाई थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू तो 0 थी। हाँ, साइन यानी कि 0 के लिए कितना, 0। तो यहां पर टार्क नहीं आया। ये क्या बता रहा है, टार्क नहीं आया। ये किधर रखा गया है, ये देखिए एंगल किसके किसके बीच है, P और E के। यानी कि अगर E की डायरेक्शन इधर है तो P को हमने ऐसे रख दिया, ये माइनस Q और ये प्लस Q, तो इसकी डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, इसलिए इनके बीच का बनने वाला एंगल 0 है। और इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है, द डायपोल विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस समय यह इक्विलिब्रियम में होता है, और कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। दो फोर्स लगते जरूर हैं, एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, लेकिन ये फोर्स पैरेलल नहीं है, इसलिए टार्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो यह कैसी कंडीशन हो गई, स्टेबल कंडीशन हो गई। ओके, अब इसी तरह हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इधर का मिटा देते हैं, ऐसे 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 सब मिटा दियो, फार्मूले को रहने देते नहीं, मिटा दीजिए। केस सेकेंड ये बताता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180। अच्छा जी, तो साइन के लिए इसकी वैल्यू तो 180 की तो 0 होती है, इसकी भी वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो टार्क की वैल्यू भी तो 0 होगी ना। अब यहां पर ये देखना है कि 180 का क्या मतलब। ये देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, हाँ जी, और ये रहा आपका माइनस, यहां पर ये प्लस, ऐसे मैंने उल्टा रख दिया। अब इनके बीच एक इधर है, एक इधर, ऐसे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट, तो इसलिए उनमें 180 हो गया। ये कंडीशन जो होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो इस समय जो डाइपोल होगा, द डाइपोल कैसे होगा भाई, विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये इस समय अनइक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है लेकिन अनस्टेबल होता है। अच्छा, इसके बाद केस थर्ड भी तो कर सकते हो। देखो, इफ ऐसा हो जाए कि थीटा की वैल्यू 90, तो साइन थीटा 90 के लिए इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि 1। तब आपका टार्क टाउ इक्वल टू PE ये सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इस समय टार्क सबसे ज्यादा लगेगा, तो ये टार्क इस समय सबसे ज्यादा लगेगा। ओके, अब हम लोग इसके बाद इसमें हमने वर्क कर लिया और इसमें टार्क निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग इसकी एनर्जी निकालते हैं, देखते हैं, या वर्किंग निकालते, पहले वर्किंग निकालते तब एनर्जी निकालते हैं। तो इस समय वर्क कितना किया जाएगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करें, ओरिएंटेट कर दें, घुमा दें, तो कितना वर्क किया जाएगा। तो आइए हम लोग वर्क डन निकालते हैं, किया गया कार्य कितना आएगा वर्क डन से। ओके, एक देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन, इसे हम E कह दें। यहां पर एक डाइपोल रखा गया है, और ये डाइपोल जो है यहां कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा। ये बेचारा माइनस, ये प्लस। तो हमने अभी पढ़ लिया है कि अगर ऐसे रखा जाएगा तो इस पे टार्क कितना लगेगा, तो टाउ इज इक्वल टू, आपने बताया, PE साइन थीटा, ऐसा लगेगा, PE साइन थीटा। ओ, ऐसा लगेगा। फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे इसकी पोजीशन बदलना चाहते हैं, यानी कि
ऐसे लेके जाना चाहते हैं। तो भाई हमको काम करना पड़ेगा इसको इधर भगाने के लिए। क्यों करना पड़ेगा? ये माइनस इधर, यानी ये इधर आया, ये इधर भागा, तो कितना एंगल ये भागा, तो उसको हम चलो डी थीटा ले लेते हैं। हम इसको इधर ले जा रहे हैं क्योंकि ये घूम कर किधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा, लेकिन हमने उसको इधर घुमा दिया। तो भाई अगर हमने इसको इधर घुमा दिया तो अब आप बताओ कि कितना वर्क डन होगा। तो आप सब जानते हो कि वर्क W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट ये काम लीनियर मोशन में होता है। लेकिन यही वर्क डन अगर ऐसा हो कि ये वर्क डन खटाक खटाक चला जाए, ये रोटेशनल मोशन में वर्क डन हमें करना है, जो बॉडी रोटेट करती है, तो वहां पर फोर्स नहीं रहता है। जो फोर्स का काम होता है वो टार्क करता है। तो यार यहां टार्क हो गया। इसके बाद जो उसमें यहां देखो एक बॉडी इस तरह की है, इसको इधर घुमाओगे, इसका मतलब उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ये थीटा हो जाएगा। यहां पर वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ओके, क्योंकि उसको स्मॉल अमाउंट हमने घुमाया है तो वर्क डन W ले लो, और ये टाउ इंटू कितना डी थीटा। अब भाई टोटल वर्क डन कहां से कहां तक इसको हमने रोटेट किया, रोटेटेड फ्रॉम कहां, θ1 से θ2 तक घुमाने पर टोटल वर्क डन W कर लो। इसको इंटीग्रल टाउ डी थीटा, कहां से, θ1 से θ2, राइट, हाँ जी राइट। और ये θ1 से θ2, टाउ की वैल्यू यहां आपने लिख रखी है PE साइन थीटा, और इसके साथ डी थीटा। भाई तो इसमें से PE को बाहर करिए, साइन का जो इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, तो हम यहां लिख लेते हैं माइनस कॉस थीटा, और यहां से θ1 से θ2 लिमिट को हमने लिख दिया। ओके, अब आते हैं, अगर ऐसा हुआ तो भाई आप क्या करोगे, देखना इसमें पहले अपर लिमिट रखी जाती है, तो चलो हमने रख दिया यहां पर PE, और ये माइनस कॉस θ2, फिर माइनस कर दीजिए फार्मूले में माइनस, फिर ये वाला माइनस कॉस θ1। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि W इक्वल टू PE, और यहां आ जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ऐसा फार्मूला आपका बनकर तैयार हो गया। तो ये फार्मूला आपको बना गया भाई, फार्मूला अच्छा है, तो आप इस फार्मूले को आप करेक्ट कर लीजिए, अच्छा फार्मूला। अब थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे में चलते हैं, और ये काम हम लोग करेंगे एक दूसरे वर्क डन के लिए। तो हम यहाँ पर वर्क डन निकाल लिए। अब हम चलते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी होगी, और ये एनर्जी हम लोग निकालते हैं। ओके, तो आइए देखा जाए। तो यहां पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो आइए पोटेंशियल एनर्जी 3 4 हुआ था, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सब जानते हो भाई कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, जितना वर्क डन किया जाता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन जितना किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आइए हम पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, हाँ जी, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रही, और ये इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस, और ये बेचारा प्लस, और ये एंगल थीटा का। यहां पर अगर इसे हम थोड़ा सा और ऐसे करके 90 पर छोड़ दें, ये 90, ये एंगल आप सब जानते हो, ये एंगल टोटल 90 होगा। तो ये 90 पर अगर हम इसे छोड़ें तो ये क्या कर सकता है, जैसे इसे छोड़ेंगे इस पे एक टार्क लगेगा और वो इसको घुमा के यानी वो वर्क डन कर लेगा, चला जाएगा।
तो हम इस पे पता करेंगे कि इस पे एनर्जी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी 0 कैसे होती है इस पर। अब अगर इस पे ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, तो आप क्या करोगे, वहां आपको वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना है। तो आइए देखा जाए, यहां देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमने वर्क डन के इक्वल कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी को इंटीग्रेट करिए, तो ये कहां से कहां तक, 0 से u, यहां की 0, यहां की सपोज दैट u थी। वर्क डन कैसा, कहां से कहां तक लाए हैं, आप इसको थीटा 90 से लेकर आए हो थीटा पोजीशन पे, और ये रहा आपका वर्क डन। हाँ जी, इसको पोटेंशियल एनर्जी u माइनस 0, यानी लास्ट वाली माइनस इनिशियल वाली हमने कर दिया। यहां पर इसको इंटीग्रेशन 90 से लेकर थीटा तक, और ये कितना भाई, Pe साइन थीटा, इसके साथ हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं। फिर टार्क हो गया, ये टोटल टार्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन इंटीग्रेशन कर दिए, टोटल वर्क डन आ जाता है। अब यहां देखना ये है कि Pe को हमने अलग कर लिया, साइन इसको रहे 90 से थीटा, और यहां साइन थीटा इंटू डी थीटा भाई, तो ये आ जाता है Pe। इसमें बताइए कितना होगा, तो ये भाई कॉस थीटा माइनस में होता है 90 से थीटा, आइए Pe, और इसमें कैसे लिमिट रखनी है, पहले अपर लिमिट थीटा की जगह थीटा तो थीटा ही होगा, माइनस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी भाई, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो क्या हुआ, यहां से u इज इक्वल टू, ये आपका हो गया माइनस, यहां देखिए इसकी वैल्यू 0, ये माइनस को बाहर, तो यह Pe माइनस Pe कॉस थीटा। चूंकि ये जनरल फार्मूला है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा एंगल पर ना, तो इसके पास जब थीटा एंगल पर ये रखा जाएगा, रखा होगा, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी की कुछ कंडीशन कर लेते हैं, जैसे कि आप यहां पर कर लो, इफ ऐसा होता कि थीटा की वैल्यू कितनी 0, तो यहां पर 0 पर कितना हो जाता बताइए, माइनस Pe। तो ये जो आपका आता ये कैसी रहती भाई, ये तो मिनिमम है ना, मिनिमम, ये मिनिमम एनर्जी है। ओके, मिनिमम एनर्जी है। और ऐसा अगर होता कि हम दूसरी कंडीशन में कर देते कि भाई इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो u 180 इज इक्वल टू कितना, माइनस, इसमें तो cos की वैल्यू माइनस में आती है, cos की वैल्यू -1, तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस आएगी, और ये केस कैसा रहेगा भाई, ये आपका होता है मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा ये एनर्जी है। ओके, तो ये ज्यादा एनर्जी है, तो फिर तो देखिए यहां पर इस तरह से मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम, तो इसे हम लोग कहते हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अच्छा, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, अब हम ये चाहेंगे कि इसके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए, तो आइए हम लोग उसको निकालते हैं। यहां पर एंगुलर ऑफ, तो भाई एंगुलर SHM ऑफ डाइपोल, मतलब कि हम अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं तो उस दौरान इसका एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी नहीं कह सकते, जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, ये हम लोग निकालते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें टार्क की,
तो यार टार्क लगता है पीई साइन थीटा। अगर उसे हम लोग क्या किए, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे आपने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इस पे इतना टार्क लगता है। लेकिन अगर हम ये काम टार्क के अपोजिट डायरेक्शन में करें, टार्क लगाने के लिए हम उस पे फोर्स लगाए इधर ले जाने के लिए, तो हम इस टार्क को माइनस लिख लें। इफ थीटा वेरी वेरी लेस हो, बहुत ज्यादा छोटा हो, तो हम क्या करेंगे यार, अगर ये छोटा हुआ ना तो साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है। टाउ इज इक्वल टू क्या, पी ई इंटू क्या, थीटा। और वी नो दैट, हम एक चीज जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा होता है। हस्तियर से जानते हैं, टाउ इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू टाउ अपॉन आई। टाउ की वैल्यू यहां से माइनस पीई थीटा अपॉन आई। लेकिन अगर बात एंगुलर की हो, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो, तो भाई ये माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होता है ये। ओके, अब इन दोनों को हम लोग एक जगह करते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, माइनस यहां से पीई इंटू थीटा अपॉन क्या भाई, आई, राइट। थीटा से थीटा कटेगा, माइनस से माइनस। अब यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर पीई अपॉन आई, और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर में पीई अपॉन आई। लेकिन t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई ओमेगा यानी 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट अप करिए, ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा 2 पाई कहां जाएगा भाई, आई अपान क्या, पीई। ओके, तो यहां पर आई अपान पीई हो जाए, तो ये फार्मूला बन गया t इज इक्वल टू 2 पाई, यहां से रूट ओवर आई अपान पीई, ये आपका फार्मूला तैयार। अच्छा, इसी फार्मूले को अलग तरह से कर दे। आई क्या है, होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको बात करें पूरा कि ये जो पार्टिकल यहाँ है उसका मास m और इसका भी मास m, चार्ज का मास m यहाँ रहता, और इसकी लेंथ l, तो इसकी लेंथ m, तो ये a वाला पार्ट इसके इसके अलावा मतलब इसके अबाउट घूम रहा है, तो यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो m l स्क्वायर। ये वाला पार्ट इसके अलावा घूम रहा है, अबाउट घूम रहा है, तो इसका m l स्क्वायर, इट मीन्स 2m l स्क्वायर। अच्छा, P इज इक्वल टू हम Q इंटू 2L तो जानते हैं, सब वैल्यू पुट अप करिए, यहां से आ जाएगा T इज इक्वल टू 2, आपका टाइम पीरियड एक आ गया। ओके, एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, राइट। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन किया जाए, तो देखिए इसमें हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी का है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर इज aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of the magnitude 5 into 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. मतलब वो कह रहा है कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसका डाइपोल मोमेंट इतना है, और उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 30 डिग्री एंगल पर उसको क्या किए गए, इंक्लाइन कर दिया गया है, झुका दिया गया है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इतना है, हमें टार्क बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें से कलेक्ट करते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास है। तो हमें P दे दिया है, डाइपोल मोमेंट 4 into 10⁻⁹ कूलम मीटर, और इसके बाद इसने एंगल दे दिया है 30, इसके बाद उसने दे दिया हमको क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हमें टार्क को क्या करना, फाइंड करना है। तो टार्क P इज इक्वल टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। P की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू कितना 10⁻⁹, E की वैल्यू कितना 5 into 10⁴,
और साइन 30। थोड़ा सा इसे सॉल्व करिए, ये देखिए कितना हो जाएगा 20, और इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा -5, और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10 में, तो 1 पावर इसकी खा जाओ तो 10 पावर -4। इसकी यूनिट लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है, तो आप इसे लिखेंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग बहुत सारे ये अगली टॉपिक में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ओके, धन्यवाद।